हाँ भाई करें शुरू। तो मार्केट के अंदर अगर सैमसंग के अलावा कोई फोल्ड बिका है तो वो वन प्लस ओपन है और दोनों ही फोन अपने एक क्लीन यूआई एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। और अभी फाइनली भाई सैमसंग ने अपना Z Fold 6 भी लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा कि दोनों में से कौन सा फोल्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की। सैमसंग Z Fold 6 का प्राइस है 1,65,000 रुपए और ये है 12,256 GB वेरिएंट। अब यहाँ पर 15,000 रुपए के इस पर डिस्काउंट भी है और जिन लोगों ने इसे प्री बुक कराया था उनको सैमसंग केयर प्लस भी मिल रहा है और अगर आपकी डिस्प्ले खराब होती है तो आप इसे फ्री में रिप्लेस भी करा सकते हो। वहीं पर वन प्लस मिलेगा आपको 1,40,000 रुपए में 16,512 GB वेरिएंट और इस पे ना अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो इन दोनों फोनों को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, इसे तो लॉन्च के टाइम से और इसे तो भाई हो गए 2-3 महीने रेगुलरली यूज करते हो। एंड यहाँ पर मैंने काफी बड़ा डिफरेंस नोट करा। लाइक जब सैमसंग के फोन के रेंडर्स आ रहे थे मेरे को लगा क्या ही चेंज होगा, थोड़ा सा इन्होंने डिजाइन में चेंज करा है, लेकिन जब इसे अनबॉक्स करके मैंने हाथ में पकड़ा लिटरली ये बेस्ट इन हैंड फील देने वाला फोल्ड है मार्केट के अंदर आज के टाइम पे। यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है ये और ऊपर से ना इसका वेट भी कम है। यहाँ पर जैसे कि थोड़ी बहुत इन्होंने फिनिशिंग करी है, बॉक्सी डिजाइन दिया है तो उसकी वजह से यहाँ पर ग्रिप भी बेटर बन रही है इस फोन की। अब मैं इसे वन प्लस से कंपेयर करूं तो वन प्लस की विड्थ थोड़ी ज्यादा है और यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी कम मिलती है। बाकी यहाँ पर ऑल ओवर ये लगता है कि एक प्रीमियम फोल्ड फोन चला रहे हो, जब आप इसे हाथ में पकड़ोगे आपको अलग ही फील हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर दोनों की बिल्ड की तो यहाँ पर सैमसंग में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है फ्रंट और बैक में। वहीं पर भाई जो आपका वन प्लस है इसमें फ्रंट का तो पता है कि सिरेमिक गार्ड दिया है, लेकिन बैक ग्लास का नहीं पता कि कौन सा ग्लास है। लेकिन इसका एक और वेरिएंट आता है जिसमें आपको इको लेदर मिल जाएगी। बाकी दोनों में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर एनहेंस्ड आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया है। और यहाँ पर एक चीज सॉलिड है भाई जो कि मैंने किसी भी फोल्ड में नहीं देखी अभी तक, कि आप सैमसंग के फोन को ना किसी भी एंगल पर होल्ड कर सकते हो। इसकी हिंज इतनी ज्यादा मजबूत है, इतना भाई कोई भी नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने वीवो को भी होल्ड करने की कोशिश करी, वो नहीं और वन प्लस तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो वन प्लस को मिनिमम इतना खोलना पड़ेगा जब जाकर ये रुकेगा। अगर आप इसे इतना खोलने की कोशिश करोगे तो ये बंद हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है दोनों की इन हैंड फील और बिल्ड में, वो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पर अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो दोनों का वेट लगभग सेम लगेगा, लेकिन हमने जब तोला भाई दोनों को मस्त, तो यहाँ पर सैमसंग का वेट 10 ग्राम कम था और ऊपर से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया है। रीजन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा बम्प है ना वो नहीं मिलता। वन प्लस में यहाँ पर बड़ा सा कैमरा बम्प दिया है जिसकी वजह से जब आप फोन को यूज करोगे तो ऊपर की तरफ से झुकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप फोन को ओपन करके टेबल पर रख के यूज करना चाहोगे ना तो ये पूरा वोवल करता है, लेकिन सैमसंग काफी बढ़िया से मैनेज कर लेता है इस चीज को। इवन रखा हुआ भी अगर आप इस पोजीशन में दोनों ही फोनों को देखोगे तो वन प्लस बहुत ज्यादा उठा हुआ लगता है इस तरफ से। और बड़े कैमरा लेंस की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बताता हूं, इन पर ना स्क्रैच बहुत इजीली आ जाती है तो आपको बहुत सेफली रखना पड़ेगा। मेरे वीवो के फोन है ना एक्स सीरीज का, उस पर तो भरी हुई है स्क्रैच, तो यहाँ पर आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। वहीं पर मैं सैमसंग के ना एस सीरीज के काफी टाइम से फोन यूज कर रहा हूँ, इसी तरीके का कैमरा मॉड्यूल आ रहा है अभी 2-3 साल से, तो और उनमें कोई भी स्क्रैच वाली मेरे को प्रॉब्लम नहीं मिली है। लेकिन वन प्लस के पास डिजाइन में एक एडवांटेज है, वो है एलईडी स्लाइडर की काफी यूजफुल चीज है। लेकिन सैमसंग के पास जो इससे बड़ी एडवांटेज आती है वो है कि भाई ये वर्ल्ड का पहला फोल्ड फोन है जो कि डस्ट रेजिस्टेंट भी है। ये IP48 रेटेड है, जिसकी वजह से डस्ट रेजिस्टेंट तो है ही, साथ ही 8 का मतलब होता है ये पानी में भी जाएगा ना तो आपका फोन खराब नहीं होगा। वहीं पर वन प्लस का फोन सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है, हल्के फुल्के पानी की छींटों से बच पाएगा। अब देखो फोल्ड फोन के अंदर एक मेजर इंप्रूवमेंट मेरे को लगी है ओवर द टाइम, वो सीधा बताता हूं कि भाई जब भी आप बंद करोगे ना फोल्ड फोन को तो ऊपर से कोई भी गैप नहीं होता। अब मैं यहाँ पर पेपर लगा कर नहीं दिखाने वाला ऐसे टांग के देखो भाई पूरा बंद हो रहा है, ऐसे नहीं। मैं मेन पॉइंट पे जाता हूं इसका यूज क्या है। जब भी आप पॉकेट में फोन को रखते थे ना फोल्ड को और ऊपर की तरफ गैप होता था तो पॉकेट के लिंट्स आ जाते थे अंदर वाली डिस्प्ले पे, जिसकी वजह से जब भी आप अंदर वाली डिस्प्ले को यूज करते थे पहले साफ करना पड़ता था। लेकिन अब ये इतनी अच्छी तरीके से पैक हो जाते हैं कि अंदर की तरफ लिंट जाते ही नहीं है। आप कहीं भी रख लो इस, यहाँ तक कि डस्ट पार्टिकल नहीं जाएगा अगर आप इस पर डस्ट डालोगे, तो ये बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट लगी है मेरे को। तो बाकी दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की बढ़िया है, मेरे को तो एनिमेशन भी दोनों की काफी लाजवाब लगी है। अब जैसे आप अनलॉक करोगे ना दोनों ही फोनों को, यहाँ पर देखने के लिए मिलती है दोनों की कवर्ड डिस्प्ले। अब देखो लुक वाइज यहाँ पर साफ देखने के लिए मिलता है कि जो वन प्लस की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा अच्छी विड्थ के साथ आती है, जिसकी वजह से कीबोर्ड टाइपिंग में यहाँ पर बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। लेकिन यहाँ पर सैमसंग के पास कम विड्थ होने की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, जब भी आप फोन को पकड़ोगे तो ये ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है वन प्लस के कंपैरिजन, और दूसरा आप इसे वन हैंड भी आराम से यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर लुक में देखो जो बेजल चिन्ह है ना सैमसंग के काफी सिमेट्रिकल है और वन प्लस के थोड़ा सा आउट ऑफ सिमेट्री हो जाते हैं क्योंकि साइड साइड से
कर्व है, जिसकी वजह से सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा न्यू लगता है फ्रंट लुक से। इसके अलावा स्पेक्स की बात करें तो सैमसंग के पास 6.3 इंच का LTPO3 AMOLED पैनल है और OnePlus के पास 6.31 इंच का LTPO3 AMOLED पैनल है। अब जब आप दोनों के डेवलपर मोड को इनेबल करके शो रिफ्रेश रेट करोगे ना, तो यहाँ पर सैमसंग का रिफ्रेश रेट 24 to 120 हर्ट्ज जाएगा और वहीं पर OnePlus का सिर्फ 120 हर्ट्ज पे। ऐसे लग ही नहीं रहा कि LTPO डिस्प्ले डाली है। अब हो सकता है इसे लेके कुछ क्रिएटर वीडियो बना दे कि ये तो भाई चल ही नहीं रहा, ऐसे खराब डिस्प्ले दिया दोनों ही फोनों ने, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने थर्ड पार्टी पेड सॉफ्टवेयर से चेक कराया कि दोनों का रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज बहुत स्मूथली स्विच हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो डेवलपर मोड वाला शो रिफ्रेश रेट है काफी गलत इंडिकेट करता है और ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी। बाकी यहाँ पर 120 हर्ट्ज दोनों का ही काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। दोनों के PPI की बात करें तो यहाँ पर OnePlus की पिक्सल पर इंच डेंसिटी थोड़ी सी बेटर है ऑन पेपर एज कंपेयर टू सैमसंग। लेकिन भाई सैमसंग अब बताता हूँ किस वजह से दूसरे फोनों को डिस्प्ले सप्लाई करता है। दोनों की डिस्प्ले फुल HD है यहाँ पर एंड क्लियरिटी साफ देखने के लिए मिलता है कि भाई सैमसंग बहुत अच्छे कलर शो कर रहा है। इवन HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे तो सैमसंग के पास 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, OnePlus के पास 2800 निट्स की, बट उसके बाद भी यहाँ पर ऑल ओवर शेडोज को अच्छे से हाईलाइट करना, कलर्स दिखाना, डायनेमिक रेंज दिखाना, वो सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा बेटर तरीके से कर पा रही है। इवन जैसे PPI OnePlus के पास ज्यादा है, सैमसंग के पास थोड़े से कम है, उसके बाद भी जो शार्पनेस है वो सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा बेहतर दिखा रही है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपके आसपास कोई ऑफलाइन स्टोर होगा, वहां पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हो। अब बात आती है भाई फोल्ड फोन हम जिसलिए लेते हैं, और वो है भाई दोनों की मेन डिस्प्ले। उसकी बात कर लेते हैं। दोनों की काफी हट्टी कट्टी बड़ी सी डिस्प्ले है। दोनों की डिस्प्ले के साइड में आपको रबर पैडिंग मिल जाती है, लेकिन सैमसंग की बेजल्स अगर आप देखो तो ये काफी कम है एज कंपेयर टू OnePlus डिस्प्ले। एंड OnePlus के पास जो यहाँ पर स्क्रीन साइज मिलता है मेन डिस्प्ले का वो है 7.82 इंच का और सैमसंग के पास 7.6 इंच का। बाकी जो आउटर कवर डिस्प्ले की स्पेक्स जैसे कि LTPO3 पैनल, यहाँ पर भी LTPO3 पैनल ही मिलता है। और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करके हमने यहाँ पर भी देखा कि दोनों का रिफ्रेश रेट काफी अच्छे से स्विच हो रहा है 1 to 120 हर्ट्ज के बीच में, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन दोनों ही डिस्प्ले की काफी कम है। बाकी यहाँ पर अगेन जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी और रेजोल्यूशन है वो OnePlus की डिस्प्ले के बेहतर मिलते हैं ऑन पेपर एज कंपेयर टू सैमसंग। लेकिन यहाँ पर भी कवर डिस्प्ले के जैसा ही डिफरेंस है, जैसे कि बाहर में कलर सैमसंग की डिस्प्ले के बढ़िया मिल रहे थे, ऐसी मेन डिस्प्ले के भी कलर सैमसंग की डिस्प्ले के काफी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर आप कोई ब्लैक और ब्राइट पार्ट के बीच में सेपरेशन देखोगे वो भी सैमसंग ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहा है। तो ऑल ओवर यहाँ पर मेन डिस्प्ले के कलर्स सैमसंग की डिस्प्ले के बढ़िया है। और यहाँ पर भी सैमसंग के पास 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, OnePlus के पास 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, बट उसके बाद भी HDR के टाइम पर सैमसंग ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। इवन अगर आप आउटडोर भी टेस्ट करोगे तो सैमसंग की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है OnePlus से। अब इंडोर के अंदर एक सिचुएशन आती है जहां पर आपको लग सकता है कि सैमसंग की ब्राइटनेस थोड़ी कम है, तो यहाँ पर अगर आप एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ करके एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑन कर लेते तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि सैमसंग की डिस्प्ले अगेन बहुत ज्यादा ब्राइट परफॉर्म करेगी इंडोर भी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये कि ये पीक परफॉर्मेंस देगी अपनी ब्राइटनेस की, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन बढ़ जाएगी और आपको बैटरी बैकअप हो सकता है थोड़ा बहुत कम मिले। अब भाई एक बात है, सैमसंग ने ओवर द टाइम अपने क्रीज का साइज कम करा है डेफिनेटली, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो भाई OnePlus से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा भाई जैसे कि हमने S24 अल्ट्रा के अंदर देखा था, इन्होंने भाई कोई भी कोटिंग को अनाउंस नहीं करा कि हमने एक कोटिंग दी, फिर भी वहां पर रिफ्लेक्शंस काफी कम हुए थे। और मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूं कि सैमसंग को फोल्ड फोन पे एंटी ग्लेयर कोटिंग देनी चाहिए जैसे कि Vivo या OnePlus दे रहा है, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी कम है नो डाउट। लेकिन इस बार मैं शॉक हो गया हूं कि विदाउट एंटी ग्लेयर कोटिंग यहाँ पर आपको कम रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं। अभी भी थोड़े से ज्यादा है OnePlus से, लेकिन स्टिल अब आप इसे अच्छे से अच्छी लाइट में मेन डिस्प्ले को यूज कर सकते हो कम रिफ्लेक्शन के साथ। तो हो सकता है यहाँ पर वही वाली कोटिंग डाल के दियो जो कि S24 अल्ट्रा पे इन्होंने लगा के दी थी। अब बात आती है उस चीज की जहां पर मैंने दोनों फोन को यूज करा और मेरा सर चकरा गया। मतलब हमारा मेन काम होता है मेन डिस्प्ले का कि हम इसमें अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकें, तो दोनों के अंदर ये आप तीन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। लेकिन सैमसंग में वेल अरेंज्ड है, एक ही डिस्प्ले पा रही है तीनों ही एप्लीकेशन, मतलब मैं किसी भी एप्लीकेशन को अच्छे से यूज कर सकता हूं। वहीं पर OnePlus के अंदर अगर आप 3 एप्लीकेशन खोलोगे तो इस तरीके से आएंगे, या तो 2 ऐप ऊपर एक नीचे आएगी या साइड में आएंगे। और अगर आपको तीनों एप्लीकेशन एक साथ सेम डिस्प्ले पे चलानी है तो इनका साइज काफी छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी डिस्प्ले का ना यहाँ पर काम कम लगा है। इसके अलावा बात आती है फ्लोटिंग विंडो कितनी ओपन हो सकती है, तो भाई OnePlus के अंदर सिर्फ आप एक फ्लोटिंग विंडो ओपन कर सकते हो और सैमसंग के अंदर आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 फ्लोटिंग विंडो ओपन कर सकते हो। मतलब इसने ना सारी मल्टीटास्किंग की हदें पार कर दी हैं और यहाँ पर काफी स्मूथली भी परफॉर्म कर रहा है। बाकी भाई दोनों का ही जो UI एक्सपीरियंस है वो काफी क्लीन है, इसी वजह से दोनों ही कंपनी काफी फेमस है। लेकिन अब जहां पर सैमसंग एक बहुत बड़ी एडवांटेज ले जाता है वो है इसके AI फीचर्स। अब काफी लोग बोलने वाले हैं भाई थोड़ा OnePlus का फोन आने दे, उसके अंदर भी AI फीचर्स आएंगे, नया मॉडल का वेट कर। तो मैं आपको बता दूं भाई OnePlus के इतने सारे नए फोन आ चुके हैं मार्केट के अंदर, यहां तक कि
हमने अभी OnePlus 13R भी मंगाया हुआ है, उस तक के अंदर कोई नए AI फीचर्स नहीं है। यहां तक कि इन्होंने भी OnePlus का Nord 4 भी निकाला है, उसमें भी कोई AI फीचर्स नहीं है। तो देखते हैं भाई फोल्ड के अंदर क्या ही लेके आएंगे। खैर जब आएगा जब हम उसकी बात कर लेंगे, अभी इसकी बात करते हैं। सैमसंग ने यहाँ पर इतने सारे AI फीचर्स दिए कि अलग से सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है Galaxy AI, जिसके अंदर आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे यूनिक है वो कॉल असिस्ट नहीं है, कॉल असिस्ट का जो सपोर्ट है वो बढ़ गया है। यहाँ पर एक तो व्हाट्सएप के साथ भी काम करेगा और टेलीग्राम के साथ भी, मतलब आप लाइव ट्रांसलेट करा सकते हो उससे बात। जैसे आपका दोस्त कोई जर्मनी में बात कर रहा है, आपको हिंदी समझ आ रही है, तो वो लाइव ट्रांसलेट कर देगा कॉल आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंटरप्रेटर मिलता है। भाई ये फीचर बहुत बढ़िया लगा। मानो मैं जापान गया, मुझे जापानीज नहीं आती, अब उन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो मैं इससे समझा सकता हूँ लाइव ट्रांसलेट करके और उनकी बातें समझ सकता हूँ। और ये वॉइस और सबटाइटल दोनों चीजों के साथ आता है। पीयूष एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। 私の名前はピーアシで、あなたは私の YouTube チャンネルを見ています。 इसकी जो कवर वाली डिस्प्ले है उस पर उन्हें दिख रहा होगा और अंदर वाली डिस्प्ले पे मुझे दिख रहा होगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं और मैं क्या बोलना चाहता हूं उन्हें। और मेरा फेवरेट फीचर तो ये वाला है भाई, यहाँ पर आपको ड्राइंग असिस्ट मिलता है। अगर आपकी गंदी सी ड्राइंग है ना मेरी तरह, तो यहाँ पर बनाओ और इस फीचर पे क्लिक कर दो जनरेट, और ये काफी सारे तरीके की ड्राइंग बना के दे देगा आपको, जो भी आपने चीज बनाने की कोशिश करी है उसकी, और क्या सुंदर बना के देता है। और यहाँ पर दो चीजों की वजह से हो पा रहा है, एक तो AI और दूसरा भाई ये इकलौता फोल्ड है मार्केट में जिसमें स्टाइलिश वर्क करता है। हालांकि सैमसंग में इसे S Pen बोलता है और ये बहुत स्मूथली और विदाउट लेटेंसी के काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। और कमाल की बात तो ये है, ये फीचर भाई फोटो में भी काम करता है। फोटो के अंदर कुछ भी बनाओ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कैप बनाई है, लोअर बनाया है, और भाई गले में चैन भी बना सकते हो। और ये इतना ज्यादा रियल बन के आता है ना, मतलब आप डिफरेंस नहीं बता सकते कि रियल है या फेक है। यहाँ तक कि मैंने तो बर्थडे कैप भी बनाई थी। और अगर आप भाई इसकी बड़ी डिस्प्ले पे ऊपर नीचे लिखते हो मेरी तरह, तो यहाँ पर एक अलाइन हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करते ये लाइन में ला देगा सारे ही टेक्स्ट को। बाकी इनके अलावा जैसे कि हमने S24 सीरीज के अंदर AI फीचर देखे थे, वो इसके अंदर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल टू सर्च है उसे इंप्रूव कर दिया। अब वो तो मिलता है, साथ यहाँ पर टैप टू सर्च भी मिलता है, जिससे आप एक टैप में जान सकते हो कि ये प्रोडक्ट कितने का और कहां पर मिलेगा। इवन अब आप टैप करके इंस्टेंट ट्रांसलेट भी कर सकते हो और मैथ इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है एक टैप से। बाकी आपको यहाँ पर चैट असिस्ट मिलता है, नोट समराइज मिलता है, और अगर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसे टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करा सकते हो। बाकी इन सब चीजों के अलावा इसके अंदर सैमसंग डेक्स मिलता है और UWB चिप मिलती है, जिससे आप अपने फोन को चोरी हो गया तो आसानी से ढूंढ सकते हो। आपको भी लगा मेरी तरह कि इसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है? अब OnePlus काफी देर से सोच रहा है मेरी कब बात करोगे, तो परफॉर्मेंस में इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो मल्टीटास्किंग वगैरह दोनों अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आपको ओपनिंग क्लोजिंग बढ़िया, 120 हर्ट्ज दोनों ही काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। रैम मैनेजमेंट भी दोनों ही फोनों का अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं हैवी गेमिंग की, हैवी टास्क कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो जनरली देखो फोल्ड फोन के अंदर ना मैंने देखा नहीं कि ज्यादातर लोग गेमिंग करते हैं, वो प्रोडक्टिव वर्क के लेते हैं, और दोनों के अंदर प्रोडक्टिव वर्क तो चल अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब पीक परफॉर्मेंस दिखा दूं मैं आपको, तो CPU थ्रोटलिंग में देख सकते हो पीक परफॉर्मेंस सैमसंग की अच्छी है, लेकिन इसके अंदर कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेटर OnePlus शो कर रहा है। बाकी यहां पर जैसे कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है और OnePlus के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है, जो कि अपने टाइम का एक तगड़ा प्रोसेसर रहा है। तो यहां पर आप स्कोर देख सकते हो, यहां पर सैमसंग के स्कोर बेटर निकल कर आए हैं। और इसी तरीके से जब हमने दोनों के अंदर गेमिंग करी तो इन दोनों के अंदर सेटिंग सिमिलर मिलती है। 90 FPS मिल जाएगा आपको स्मूथ में, और अल्ट्रा HD तक आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो। यहाँ पर गेम प्ले का बता दूं, स्टार्टिंग में दोनों का ही काफी स्मूथ लगने वाला है, लेकिन विद टाइम यहाँ पर आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा, सैमसंग की कंसिस्टेंसी ज्यादा बेटर मिली है। और इसी तरीके से हमने दोनों के अंदर जिंसन इंपैक्ट भी खेल के देखा, एंड यहाँ पर भी जो एवरेज फ्रेम है और कंसिस्टेंसी है वो सैमसंग की बेटर है। ग्राफ में आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो। ये कोई ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है, काफी ट्रस्टेड और थर्ड पार्टी पेड सॉफ्टवेयर है, जिसको हमने यूज करा है इस टेस्टिंग के दौरान। अब देखो कमेंट सेक्शन में काफी लोग कह सकते हैं कि भाई लेटेस्ट सीरीज आने दो उसके बाद कंपेयर करना। तो देखो अभी जो है वो आपके सामने है, बाकी लेटेस्ट आएगा तो वो भी आपके सामने हम बाद में रख देंगे। लेकिन अभी के टाइम पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सैमसंग की बेटर है, और 5 फ्लोटिंग विंडो भी तो खुलवा पा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं भाई दोनों के कैमरास की, जहां पर सैमसंग की स्पेसिफिकेशन कैमरा की आपको थोड़ी वीक लग सकती है, लेकिन सैमसंग अपने भाई ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए कैमरा से रिकॉर्डेड। अब देखो दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी ये रही, और यहाँ पर दो बड़ी चीजें बताता हूँ। एक तो सैमसंग के पास 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, और दूसरा इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भाई मेजर ब्राइट है इसके कंपैरिजन में। मतलब OnePlus में तो मेरे को लग रहा है कि टॉर्च लेके देखना पड़ेगा कि क्या दिख रहा है। बाकी आप मेरे को बताना वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपको किसकी अच्छी लगी है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS में, जो कि OnePlus के पास लास्ट सेटिंग मिलती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से फ्रंट कैमरे की वीडियो थी, ऐसे ही हमें बैक के रिजल्ट मिले। जो OnePlus है ये सिर्फ ब्राइट करता है वीडियो को और
इसके अंदर स्टेबलाइजेशन की मेरे को हल्की सी कमजोरी लगी है। वहीं पर सैमसंग काफी अच्छे कलर्स उठाता है, प्लस जब आप स्किन टोन देखोगे तो वहां पर भी सैमसंग बेटर है। वन प्लस की वीडियो रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा कमजोर लगती है इस प्राइस पॉइंट पे। और सैमसंग के फोन से ना आप 8K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और ये उसकी क्वालिटी है। आप बताना आपको कैसी लग रही है। तो ये तो बात हो गई वीडियो की, और फोटो के अंदर भी मेरे को रिजल्ट लगभग सिमिलर ही मिले। सैमसंग की कंसिस्टेंसी यहां पर ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छे तरीके से HDR हिट कर लेता है, इसकी डायनेमिक रेंज बढ़िया है। एंड इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हो भाई फेस पर लाइट कंट्रोल सैमसंग ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से करा हुआ है। वन प्लस यहां पर बिल्कुल चमका रहा है, मतलब इसका एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा नहीं है। एंड यहां पर अगर आप जूम करके फोटो क्लिक करोगे तो नॉर्मल मोड के अंदर वन प्लस के पास आपको 2 मोड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 2x एंड 6x। ये डिजिटली जूम करता है जो कि सैमसंग भी कर सकता है, बस यहां पर आपको अलग से कोई मोड नहीं दिखेगा। लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोनों के पास इक्वली मोड मिलते हैं। यहां पर अगेन एज डिटेक्शन तो दोनों का इक्वल सा ही है, लेकिन यहां पर लाइट कंट्रोल, HDR और डायनेमिक रेंज भाई सैमसंग के फोन की ज्यादा बेटर है। और जब मैं फोटो क्लिक कर रहा था उस टाइम पे भाई मैंने एक चीज क्लियरली नोट करी जहां पर वन प्लस बेटर है। अगर आप बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करते हो किसी मॉन्यूमेंट वगैरह की, तो वहां पर भाई वन प्लस थोड़ी शार्प इमेज ले लेता है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्लब वगैरह जाते हो, रात को स्ट्रीट लैम्प वगैरह के नीचे जाके फोटो क्लिक करोगे, तो वहां पर आपके सामने रिजल्ट है पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल फोटो, हर एक सिचुएशन के अंदर सैमसंग का फोन ज्यादा बेटर फोटो क्लिक करके देता है। इवन अगर आप जूम करोगे तो शार्पनेस भी भाई सैमसंग के कैमरास के पास थोड़ी बेटर मिल जाती है। और कवर डिस्प्ले वाले कैमरास के रिजल्ट भी मेरे को सिमिलर ही मिले। फोटोज आपके सामने, बाकी जज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे को यहाँ पर सैमसंग के स्किन टोन और लाइट कंट्रोल ज्यादा बढ़िया लगा है। अब यहाँ पर दोनों के पास अंदर मेन डिस्प्ले पर भी एक एक कैमरा मिलता है जो कि ऑनलाइन मीटिंग वगैरह लेने के लिए यूजफुल है। अब इसमें ना मेरे को वन प्लस का कैमरा स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी थोड़ी बेटर आती है। सैमसंग के अंदर आपको फुल व्यू एक्सपीरियंस देने के लिए इसका कैमरा अंडर डिस्प्ले डाला है, जिसकी वजह से पिक्सल के पीछे है। अब बात कर लेते हैं लेकिन बैटरी की। भाई वन प्लस के पास 4805 mAh की बैटरी और 67 वोट की चार्जिंग, वहीं पर सैमसंग के पास 4400 mAh की बैटरी विद 25 वोट चार्जिंग। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड इसके पास कम मिलती है, लेकिन यहाँ पर जैसे mAh में डिफरेंस है ऐसा रियलिटी में नहीं है। हमने अच्छी टेस्टिंग करी है दोनों की और यहाँ पर मेरे को लगभग सिमिलर ही मिला है दोनों का बैटरी बैकअप। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरे भाई टेकडरोइडर ने कंपैरिजन किया है दोनों के बैटरी का, और वहां पर भाई सैमसंग करीब 20 मिनट ज्यादा चला था। तो इस चीज से भी क्लियर हो जाता है कि सैमसंग का बैटरी बैकअप इस बार ज्यादा बढ़िया है। और सैमसंग के पास प्रीमियम फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग, 4.5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, जिससे आप अपने ईयरफोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा 7 साल की इसमें मेजर OS अपडेट और सिक्योरिटी पैच मिलने वाला। वहीं पर OnePlus के अंदर सिर्फ 4 साल की मेजर अपडेट मिलेगी। तो जितना भी मैंने दोनों फोल्ड को यूज करा है, यहाँ पर नो डाउट भाई OnePlus से ज्यादा बेटर इन हैंड फील आपको सैमसंग का फोन देगा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी तकड़ा है। इवन आज के टाइम के हिसाब से यहाँ पर आपको जैसे कि परफॉर्मेंस मिल रही है ना, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया, और OS अपडेट की तो एडवांटेज मिलती है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे इन दोनों ही फोन में सैमसंग का फोल्ड फोन लेना ज्यादा सेंस बना रहा है। इसके अलावा जब भाई OnePlus का फोल्ड फोन का नया वर्जन आएगा उससे हम इसको जरूर कंपेयर करेंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट में बताना कि आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए होंगे तो आप दोनों में से कौन सा फोल्ड फोन लेना प्रीफर करोगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।